हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पे। अच्छा तो दोस्तों, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश कर लिया है। एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, एक दो लेक्चर उसके बाकी है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो टॉपिक तो हमने कवर कर लिया है, बट आज का जो मेरा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थीम तैयार करेंगे। आपने 10th की एग्ज़ाम दी है और 10th की एग्ज़ाम देने के बाद में आपने साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया है। उसमें एक सब्जेक्ट चलती है केमिस्ट्री। आप लोगों को यहाँ नई नई टर्म सीखने को मिलेगी। आप लोगों ने सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा और 9th क्लास से ये टेबल शुरू हो जाती है। कुछ हद तक इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब पीरियोडिक टेबल अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है तो यहाँ से हमारा बेस बनेगा। ठीक है, हमारा बेस तैयार कहाँ से होगा? टेबल से तैयार होगा और धीरे धीरे हम डेप्थ में चले जाएंगे। तो एक नई एनर्जी के साथ में पढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम डाल दीजिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ओके, आप लोगों को समझना है। अच्छा, तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने आपने देखी होगी। एक बार मैं स्क्रीन के ऊपर पीरियोडिक टेबल को लेकर आता हूं। देखो, आपकी ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, काफी कलर्ड टेबल बनी हुई है। तो इस पीरियोडिक टेबल को आप लोग देखोगे ना तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये अरेंज है। लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज अभी है, लेकिन 18th सेंचुरी की बात की जाए, तकरीबन 1860 के आसपास की बात की जाए, तो 18th सेंचुरी के अंदर ये टेबल आपको नहीं मिली थी। ये टेबल की डिस्कवरी धीरे धीरे हुई थी। अपने अपने मत अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए और इन टेबलों की शुरुआत हुई। तो ये जो टेबल आपके सामने गिवन है, इस टेबल के अंदर देखो ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम है। अगर आप लोग गिनोगे ना, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक ऐसे वर्टिकल कॉलम है, मतलब खड़ी लाइनें हैं जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन आप गिनोगे तो आप लोगों को 7 नजर आ रही होगी। हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम तक 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। तो एक बात अपने को ये पता चली कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो 18 हॉरिजॉन्टल प्लेन और वो 18 वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल प्लेन जिन्हें पीरियड्स कहते हैं में डिवाइड है। तो अब देखो भाई, ये पीरियोडिक टेबल कैसे सामने आई? तो हुआ क्या, 18th सेंचुरी के आसपास की बात है। बहुत सारे एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो हर एक एलिमेंट की इतनी प्रॉपर्टीज थी कि उनके ऊपर हम एक अलग बुक बना लें। जैसे मैं किसी 2 एलिमेंट में कंपेयर करना चाहता हूं, जैसे मैं कॉपर और पोटेशियम में कंपेयर करना चाहता हूं, तो कॉपर की इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि उनकी एक पूरी बुक बन सके और बुक बन जाएगी मतलब, और पोटेशियम की एक बुक बन जाएगी। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे दोनों बुक लानी पड़ेगी, दोनों को स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करने के बाद में दोनों पे कंपेयर करना पड़ेगा। बट समस्या वाली बात क्या है, तकरीबन 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और की खोज जारी है। तो 118 एलिमेंट, 118 उनकी बुक्स, इतना सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरीका अपनाया कि एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अपने को अरेंजमेंट मिल जावे एलिमेंट्स का, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, रिसेंबल करती है, उनको हम एक तरफ रख दें और जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है उनको हम अलग रख दें। तो इसी की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे लेवोसियर। तो लेवोसियर जो साइंटिस्ट आए थे, तो लेवोसियर ने क्या किया कि उस टाइम पर जो एलिमेंट्स मौजूद थे, उस टाइम पर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, लेवोसियर ने उन एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं। लेवोजियर आए, उन्होंने क्या किया कि भाई जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स होते हैं और जिनमें
ये प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं। चलो अच्छा, इसकी बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मेटेलॉइड्स की खोज हुई, मेटेलॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं अधातु, जैसे ही मेटेलॉइड्स की खोज हुई तो लेवोसियर फेल हो गए। क्योंकि अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो मेटल बेसिकली हार्ड होती हैं और नॉन मेटल बेसिकली सॉफ्ट होती हैं। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के मान हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड में पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में एग्जिस्ट करती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने इतना तो बता दिया कि जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स होते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड्स की खोज हुई इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आए मेरे? लेवोसियर। कौन आए? लेवोसियर। देखना सब लोग इधर, पहले साइंटिस्ट आए लेवोसियर। सॉरी, लेवोसियर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझना है। हिस्ट्री है, याद करना है, भूल जाना है। क्या है ये? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप लोग लिख सकते हो यहां पर हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हिस्ट्री क्या चीज होती है? जैसे हिस्ट्री का मतलब ये होता है, इसका कोई लॉजिकल वो नहीं होता। मतलब मानो कोई ऐसी घटना घटित हुई बहुत पहले, मानो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, तो उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उसमें ये हुआ। तो हमें किससे पता लगा? हमें हमारे पूर्वज बताते चले गए कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी जब मैं वहां पे मौजूद था। मानो मैं वहां पर मौजूद था तब। तो मेरे जाने के बाद में कोई एक नया उस पर खोज किया और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके दो तीन बातें जोड़ के उसको बताया कि वर्ल्ड वॉर में ये हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो आया वो लेवोसियर आया। लेवोसियर ने क्या किया, जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड किया। उसके बाद में रिजेक्ट हो गया जब मेटलॉइड्स की खोज हुई। ओके, तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो सब लोग लिखना इसके अंदर, लेवोसियर क्या लिखोगे? लेवोसियर classified then non-metals then non-elements into two group या two set into two groups। पहला कौन? मेटल्स, दूसरा कौन है? नॉन मेटल्स। ये लेवोसियर ने बताया, नॉन मेटल। इतनी बात इन्होंने बता दी, लेकिन he was rejected after the discovery of metalloids। ठीक है, मेटलॉइड्स की खोज के बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन शुरुआत तो अपनी यहां से हुई। जैसे ही लेवोसियर आए, लेवोसियर ने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया। उसके बाद में मेटलॉइड्स की खोज हुई और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो लेवोसियर का कॉन्सेप्ट यहीं तक चला। इसके बाद में कौन आता है, आप लोग हेडिंग डाल देना, डोब्राइनर। कौन आता है? डोब्राइनर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लेवोसियर ने क्या बताया, एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांटा, एक तो मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स में। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड्स की खोज हुई इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कौन आया? डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो डोब्राइनर का जो क्लासिफिकेशन था उसको हम क्या बोलते हैं? डोब्राइनर ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? डोब्राइनर्स ट्राइड्स। ठीक है, अब डोब्राइनर ने क्या किया,
ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री मतलब तीन तीन के समूह है। तो डोब्राइनर ने भाई क्या बताया, डोब्राइनर ने अपने क्लासिफिकेशन में यह बताया कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए और इस तरीके से अरेंज किया जाए कि तीन तीन के समूह हम बना लें। इन्होंने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में बांटा और तीन तीन के समूह में बांटने के बाद में क्या बताया कि जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन होता है, एवरेज होता है। तो डोब्राइनर ने क्या बताया कि एलिमेंट को अगर मैं उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता हूं तो बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास टर्मिनल तत्व के एटॉमिक मास का मीन होता है। इन्होंने इसके अकॉर्डिंग कुछ ट्राइड्स बना लिए, लेकिन ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि डोब्राइनर ने कुछ ही ट्राइड्स बना पाए, सभी एलिमेंट को तीन तीन के समूह में नहीं बांट पाए, इसके रीजन से ये फेल हो गया था। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, देखना भाई, डोब्राइनर ट्राइड्स। तो आप लोग लिख सकते हो डोब्राइनर मतलब ही अरेंज द एलिमेंट्स, he arranged the elements in a group of three, in a group of three, so that in a group of three, so that THREE, in a group of three, so that atomic mass, so that atomic mass of middle element is approximate average of atomic masses of terminal एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में बांटा और क्या बताया कि मिडिल वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है। और इसका अरेंजमेंट क्या था, इसका अरेंजमेंट था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तीन तीन का ग्रुप बनाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जैसे इन्होंने एक ग्रुप बनाया तीन तीन का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों इधर देखना कि इन्होंने क्या बताया कि जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है ना, जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। यही तो कहा था कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। तो लिथियम का एटॉमिक मास आता है 7, सोडियम के एटॉमिक मास को मैं x मान लेता हूं और पोटेशियम का एटॉमिक मास आता है 39। ठीक है, अब मुझे x पता लगाना है। x कैसे पता लगाओगे, 7 + 39 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना निकल कर आता है 23। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो x की जगह 23। ओके, जैसे एक और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करूं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप लोग खुद बताओ कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, x बराबर 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है
81.25, कितना आता है 81.25, लेकिन आपको यहां पे कितना मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है भाई वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो क्या पता चला कि जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है। एक और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने सोल्व करूं, देखना भाई। सॉरी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आप लोगों को दिख रहा है कि एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, देखो इधर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसने क्या बताया कि जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है। कैसे? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और बेरियम का एटॉमिक मास 137 होता है। अब अपने को स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या आएगा, x बराबर 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तकरीबन 88 आएगी, 88.5 आएगी। कितनी आएगी, 88 मान लो आप। तो इन्होंने ये बताया, बस खाली क्या बताया कि इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और 3-3 के ग्रुप्स बनाए, और क्या बताया, बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है। क्लियर है? लेकिन ये फेल क्यों हुआ? ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्राइड्स, कुछ ही ट्राइड्स बना सका, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका गलत होने का रीजन भी आप लोग लिख सकते हो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्राइड्स, ठीक है, ये कुछ ही ट्राइड्स बना सका, ठीक है। तो ये होता है डो ब्राइनर क्लासिफिकेशन। तो डो ब्राइनर के बाद में आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कौन आता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, इसको पढ़ेंगे हम। अब ये क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देता हूं मैं, ठीक है, सुनना भाई ध्यान से। हाँ जी, तीसरा कौन आता है भाई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब भाई न्यूलैंड ने क्या किया, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने म्यूजिक तो बहुत सुनी होगी, आप सब लोग जानते हो म्यूजिक के अंदर 8 नोट्स होते हैं। जैसे ये लोग तो भाई अंग्रेज थे, अपन तो हिंदुस्तानी है, तो अपन लोग क्या उन नोट्स को क्या बोलते, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो एक बात बताओ, इनके भी देखो, म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया में चले जाओ या मतलब इंडिया में हो या अब्रोड चले जाओ, हर जगह म्यूजिक के 8 नोट्स होते हैं। हिंदी की मैं बात करूं तो इन भाई साहब को म्यूजिक का बड़ा शौक था, ऐसा मैं मानूं। इन्होंने क्या किया, जैसे सारे गा मा पा होता है ना भाई, सा रे गा मा पा धा नी सा। इन्होंने क्या किया, ये नोट्स को देखा और बोला कि पहला जो नोट्स होता है वही आखिरी नोट्स होता है। इसको 1 नंबर बोलूं, इसको 2 बोलूं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा और क्या बताया, और ये बताया कि जो पहले तत्व की प्रॉपर्टी होती है वो 8वें तत्व से रिजेंबल करती है। पहले तत्व की जो प्रॉपर्टी होती है वो 8वें तत्व से समानता दर्शाती है, इन्होंने ये बताया। जब न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया था उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। जब नोबल गैस की खोज नहीं हुई तो आप लोग जानते हो
कि नोबल गैस भी तो एग्जिस्टेंस में है अभी, और नोबल गैस की खोज नहीं हुई, इन्होंने अपना नियम दे दिया और कैल्शियम तक ही ये नियम लागू था। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखना एक बार इधर, मैं जैसे बोलूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे नियोन आता है, लेकिन अक्रिय गैसों की जब खोज ही नहीं हुई तो मैं यहां पे उनका स्थान नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये आपका पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और ये आपका 8th एलिमेंट है। कौन सा है? 8th। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 होना क्या चाहिए था आपका? Ne होना चाहिए था, लेकिन उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पहले तत्व की प्रॉपर्टी होती है वो 8वें तत्व से रिजेंबल करती है। ठीक, उनकी बात समझ में आती है। जैसे इसका 8वां कौन होगा? ये उससे रिजेंबल करेगा। और ये जो नियम होता है कैल्शियम तक ही इफेक्टिव होता है। क्यों? कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम आता है और स्कैंडियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और यह बताया कि पहले तत्व की प्रॉपर्टीज 8वें तत्व से रिजेंबल करती है। और इनके फेल होने का रीजन क्या था? ये ओनली कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, बाकी के एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाया। सेकेंड थिंग, ये नियम ये नियम अक्रिय गैस की खोज होने के बाद में फेल हो चुका था। ये होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब इसमें क्या क्या लिखना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं। चलो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो, लिखो, और इसके बाद में आप लोग इसकी लैंग्वेज लिख लो। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लिखो सब लोग। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then every eighth element has properties similar to the first elements, ठीक है, सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन आएगा नहीं क्योंकि खोज नहीं हुई थी। यहाँ पे ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फॉस्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन। यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम आएगा। कौन आएगा? कैल्शियम, क्योंकि ये कैल्शियम तक ही इफेक्टिव होता है। ये इसने ये बता दिया, लेकिन फेल क्यों हुआ? ये फेल हुआ क्योंकि आप लोग लिखना जी, ही कुड अरेंज एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ही कुड अरेंज एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम।
ये कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट भी आपको समझ में आता है। इसके बाद में साइंटिस्ट आते लोथर मेयर। कौन आते? लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने क्या किया अपने क्लासिफिकेशन में, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के मध्य एक ग्राफ प्लॉट किया और यह बताया कि इस ग्राफ में जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी समान होती है वो सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है वो डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं, इधर देखना भाई। इसके बाद कौन आता है? लोथर मेयर। उसके बाद आता है मेंडलीफ, उसके बाद आता है मोजले, फिर आती है पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो इसके बाद कौन आता है भाई? लोथर मेयर। फोर्थ नंबर पे कौन आता है? लोथर्स मेयर। स्पेलिंग देख लेना भाई आप लोग, लोथर्स मेयर। तो लोथर मेयर ने क्या किया? लोथर मेयर ने सिंपली एक ग्राफ प्लॉट किया। लोथर मेयर ने सिंपली एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में, एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। इसका ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इसको अलग अलग लिख रहा हूं, बाकी बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका ग्राफ आता है। आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा खोल के बना दिया। अब देखो यहां पर देखो, ये तो पीक पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? पीक या शिखर पोजीशन। एक तो कौन सी पोजीशन है? पीक पोजीशन, पीक पोजीशन। ओके, एक आपकी पोजीशन है, इनको बोलते हैं बॉटम पोजीशन। क्या बोलते हैं? बॉटम पोजीशन। क्या बोलते हैं? बॉटम पोजीशन। लिखते जाओ एक बार आप, बॉटम पोजीशन। ओके, ये देखो, ये ऊपर चढ़ रही है, ये भी ऊपर चढ़ रही है, ये भी ऊपर चढ़ रही है, ये भी ऊपर चढ़ रही है। इनको बोलते हैं असेंडिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन। ओके, अब ये देखो, ये नीचे उतर रही है, ये नीचे उतर रही है, ये नीचे उतर रही है। इनको बोलते हैं डिसेंडिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग पोजीशन। अब इन्होंने क्या बोला कि इनके पीक पॉइंट पे तो आते हैं एल्कली मेटल। क्या आते हैं? एल्कली मेटल, जैसे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। इनके पीक पोजीशन पे क्या आते हैं? एल्कली मेटल। और इनके असेंडिंग पोजीशन पर आते हैं हेलोजन्स, F, Cl, Bf, ये Cl, यहां से Br। ओके, इनके डिसेंडिंग पोजीशन पर आती है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम मान लो, मैग्नीशियम मान लो, कैल्शियम मान लो। ठीक है, और इनके बॉटम पोजीशन पर आते हैं मेटेलॉइड्स। क्या आते हैं? मेटेलॉइड्स, या मैं बोल दूं और क्या आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्होंने ये बताया। तो यहां पे क्या लोग, आप क्या लिख सकते हो कि इनकी पीक पोजीशन के ऊपर तो कौन आते हैं? एल्कली मेटल। मैं आपको बता दूंगा एल्कली मेटल क्या होते हैं, एक बार आप लोग देख लो। बॉटम पर कौन आते हैं? इनके बॉटम पर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और मेटेलॉइड्स। इनकी असेंडिंग पोजीशन के ऊपर कौन आते हैं? हेलोजन्स आते हैं। कौन आते हैं? हेलोजन्स। और इनकी डिसेंडिंग पोजीशन पर आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, इन्होंने अपने ग्राफ में ये जानकारी दी। देखो एक बार आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल फिर से मैं लेकर आता हूं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल आप लोगों को अभी दिख रही है, तो इसमें जो पहला ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है, इसको मैं एस ब्लॉक एलिमेंट बोलता हूं, और पहले वाले ग्रुप को मैं बोलता हूं एल्कली मेटल और दूसरे वाले ग्रुप को मैं बोलता हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी आप लोग इतना समझ लो, पहले वाले ग्रुप को क्या बोलता हूं? क्षारीय धातुएं, और दूसरे वाले को क्या बोलता हूं? क्षारीय मृदा धातुएं। एल्कली मेटल सेकेंड ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पता लग चुका है आपको एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था, लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन था। ठीक, अब लोथर मेयर के बाद में कौन आते हैं? मेंडलीफ आते हैं, जहां से अपने को पीरियोडिक टेबल की एक इंटरेस्टिंग जानकारी पता चलती है। मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन के बाद में मोजले आते हैं, और मोजले के बाद में पूरी टेबल हम एक साथ डिस्कस करते हैं।
तो आज का मेरा लेक्चर यहीं तक रहेगा, लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन तक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुन लो आप लोग। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आए? लेवोजियर। लेवोजियर ने क्या बताया? लेवोजियर ने एग्जिस्ट जो एलिमेंट थे उनको मेटल एंड नॉन मेटल में डिवाइड किया। जैसे ही मेटलॉइड्स हुए उसको फेल कर दिया गया। उसके बाद में कौन आया? डो ब्राइनर-स्ट्राइट्स। डो ब्राइनर ने क्या किया? एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और ये बताया 3-3 समूह में रखा और ये बताया कि जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है टर्मिनल एलिमेंट के एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है। ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ ही ट्राइड्स बना सका। इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में आता है आप लोगों का डो ब्राइनर हो गया। उसके बाद में आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड ने क्या किया? एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाए और ये बताया कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो 8वें एलिमेंट से रिजेंबल करती है। जैसे म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नि सा में सा फिर से सा को रिजेंबल करता है, सा की प्रॉपर्टी सा के समान होती है। लेकिन ये फेल क्यों हुआ? ये कैल्शियम तक ही इफेक्टिव था। जब आपके जो न्यूलैंड अपना लॉ दे रहे थे उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। नोबल गैस के आने के बाद में इसको फेल कर दिया गया। ओके। उसके बाद में कौन आता है? लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या बताया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के मध्य एक कर्व प्लॉट किया, एक ग्राफ प्लॉट किया और ये बताया कि इस ग्राफ में जिनकी प्रॉपर्टी समान होती है वो एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के अंदर पीक पोजीशन के ऊपर एल्कली मेटल होते हैं, इसकी असेंडिंग पोजीशन के ऊपर हेलोजेंस होते हैं, इनकी डिसेंडिंग पोजीशन के ऊपर एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनकी बॉटम पोजीशन के ऊपर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटेलॉइड्स होते हैं। तो ये जानकारी थी। उसके बाद में कौन आते हैं? मेंडलीफ आते हैं, फिर मोसले आते हैं। तो आप लोगों को यहां तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं और इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मोसले पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों से बस इतनी सी मैं गुजारिश करता हूं, मेरे इस लेक्चर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से गुजारिश है इसी तरीके से अपनी स्टडी चालू रखें। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।